स्किन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, हब्स बहुत ज़्यादा है और बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी है। ये ना सिर्फ हमारे एक तो मिजाज को मुतासर करती है बल्कि हमारी स्किन पर भी गहरे असरात छोड़ती है। अब ऐसे मौसम में जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्द बहुत ज़्यादा है, धूल मट्टी है, उसके बाद सूरज की तेज़ छुआएँ हैं, ये मिलकर कई मसाइल पैदा कर सकते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले टैनिंग हो जाती है, स्किन दो टोन की हो जाती है, सनबर्न हो सकता है, एक्नी हो सकती है, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, चेहरे की जो कुदरती चमक है ना वो मांद पड़ जाती है। तो इसके हवाले से आज हमने बात करनी है कि इस गर्मी में और इस हब्स के मौसम में हमने अपनी स्किन को किस तरह खूबसूरत बनाना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें जिनका हमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कंज़ा आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर कंज़ा? आज हमने बात करनी है, एक तो पिछले दिनों आपको पता है आज शुक्र है थोड़ी सी तो बारिश हुई है तो मौसम अच्छा हो गया, वरना तो इतनी गर्मी पड़ी थी और हब्स की सूरत हाल इतनी ज़्यादा थी कि पसीना रुक नहीं रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि आप थोड़ा सा भी एसी से पीछे हटते हैं ना तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो पसीने के हवाले से बताइए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पसीना आ रहा है, जैसे इंटीमेट एरियाज पे पसीना बगलों में आ रहा है, हाँ। तो वहाँ पे तो हम ड्यूड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलम फटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फटकरी एक बहुत अच्छा ड्यूड्रेंट भी है और आपके पसीने की उसको भी रोकता है। इसके अलावा अगर आप शावर वाले पानी में फटकरी का इस्तेमाल कर लें तो ओवरऑल आपके जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स थोड़े कम काम करते हैं। अच्छा। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनिक वे है अपने पसीने को थोड़ा सा कम करने का। इसके अलावा फेस के ऊपर चूंकि आप बहुत केमिकल्स का इस्तेमाल लेकिन कुछ लोग फेस पे भी फटकरी का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, वही डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे शावर वाले पानी में डायरेक्ट फटकरी इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आप जिस पानी से शावर लेते हैं रोजाना उसमें डाल दें फटकरी। थोड़ी सी डाइल्यूटेड होना चाहिए क्योंकि बहुत डाइल्यूट हो जाएगा ना तो उसका जितना इफेक्ट आना है जितना हमें चाहिए उतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट फटकरी को लेके मलना वो ठीक नहीं है। जी ठीक है, वो स्किन के लिए टॉक्सिसिटी भी पैदा कर सकती है। और आजकल इतना पसीना होता है, जितनी ह्यूमिडिटी, पसीना, गर्मी ज़्यादा होती है उतने स्किन रिएक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। आप कोई भी नया सन ब्लॉक, नई क्रीम, कोई भी नया केमिकल अप्लाई करेंगे तो एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, किस तरह की एलर्जी होने के चांसेस हैं ख़ास तौर पर? देखिए आजकल तो सबसे ज़्यादा सन एलर्जी, जिसको हम फोटो सेंसिटिविटी कहते हैं या फोटो एलर्जिक एक्जिमास कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। और आजकल के मौसम में कुछ ये होता है कि नए नए पौधे निकल रहे होते हैं, हाँ जी। फल फूल निकल रहे होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे एलर्जेंस जो हैं वो हवा में आ जाते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी टाइप आप देखें, पोलन्स निकल रहे होते हैं, तो उससे आपकी स्किन की एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ख़ासतौर पे आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ जैसे कि चेहरे का एरिया है या गर्दन का एरिया है या ऐसे बगलों का एरिया, इसमें एक ख़ास किस्म की खारिश पैदा हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ख़ास तौर पे कोशिश करें कि कवर करके निकलें, या एक मॉइस्चराइज़र की या सनब्लॉक की लेयर आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए जब भी आप बाहर निकलें, ताकि आप इस तरह के एलर्जन से बचें। ठीक है, चलिए इस पर मज़ीद बात करते हैं। सना फैसल है फैसलाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सना, आप ठीक हैं? हेलो। जी सना, आपको आवाज़ आ रही है? सबसे पहले तो आप टीवी का जो वॉल्यूम है वो बंद कर दें। जी मुझे आवाज़ आ रही है। क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरे चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके निशान रह जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सना। दाने बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके चेहरे पर निशान रह जाते हैं। अच्छा, इसमें तो देखिए ब्राइटनिंग एजेंट ही इनको बताया जाएगा कि सबसे पहले एक तो विटामिन सी का सिरम लाजमी यूज़ करें। विटामिन सी सिरम जो है डिफरेंट नामों से अवेलेबल है, बस आपने ये कोशिश करनी है किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, फार्मेसी पे जाएं और वहाँ पे 15 to 20% वाला विटामिन सी इन्होंने यूज़ करना है। और बेहतर ये होता है अगर हाइलुरोनिक एसिड के साथ कॉम्बो में आपको विटामिन सी मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा ब्राइटनिंग एजेंट भी होता है और इरिटेट भी नहीं करता स्किन को। उसके अलावा सनब्लॉक का ख़ास ख्याल रखें।
चूँकि इनकी ऑयली स्किन है, मोस्ट प्रॉब्ली इनको दाने निकलते हैं, हाँ, तो हाँ। जेल बेस्ड सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक अफाका हो जाएगा। काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाएगा। जी। आपके जो निशान हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छा, निशानों के लिए बहुत से लोग हैं जो कि ऐसी क्रीम्स लगा रहे होते हैं कि जी हमारे निशान चले जाएंगे, नाइट क्रीम जिसको कह के लगा रहे होते हैं, तो क्या वो लगानी चाहिए इनको कि नहीं लगानी चाहिए ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर? बिल्कुल लगानी चाहिए, लेकिन फॉर्मूला क्रीम से आपने बचना हाँ। है, जिनमें स्टेरॉइड और मर्करी बहुत ज़्यादा है। उसको हम इस तरह से बताते हैं कि जो बहुत सस्ती क्रीम्स आती हैं, 200-250 रुपए की जो क्रीम्स हैं, उनमें स्टेरॉइड और मर्करी इतना ज़्यादा है और उसमें अच्छा ब्राइटनिंग एजेंट नहीं है, तो वो लेटर ऑन आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर देगा। उल्टा निशान ख़त्म होने के बजाय छाइयाँ आने का ख़तरा होता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है कि आप धूप में और हीट में नहीं निकल सकते। तो मेडिकेटेड क्रीम्स का इस्तेमाल करना, जो कि आपके डर्माटोलॉजिस्ट, मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें कि ये ब्राइटनिंग क्रीम अपने दावों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। रात को लगाएंगे, सुबह उठ के चेहरा धो लेंगे। सुबह सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है। अच्छा, आजकल ना हमारे जो बहनें हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो स्किन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों को ना कंसर्न कर रही होती है, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रही होती है ना, और टिकटॉक पे जो नज़र आ रहे होते हैं, टिकटॉक पे बहुत सी डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हुई हैं आजकल, तो जो वो बता रही होती है ना, रेफरेंस दे रही होती हैं, जी हमने ये चीज़ यूज़ की, आप भी यूज़ कर लें, तो लड़कियों ने वो लगा के अपनी स्किन भी बड़ी ख़राब की हुई है। और ख़ास तौर पर आजकल मैं एक चीज़ देख रही थी, एक क्रीम, सूडो क्रीम, जी, जो कहते हैं पूरे मुंह पे आप लगा लें, हालांकि वो मैंने सुनी है वो बच्चों के रैशेस के लिए लगाई जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर उनको रैशेस, नेपी रैशेस हो जाते हैं, तो उनके ऊपर, मैंने तो घर में उसके लिए देखी है, हमारे घर में जब बच्चा होता है तो उसको लगाई जाती है, लेकिन ये मुंह पे भी लगा रहे हैं सूडो क्रीम। जी। अच्छा मुनीबा, सूडो क्रीम का भी वो एक क्लिप मेरी भी वजह से मशहूर हुआ था क्योंकि मैंने ही बताया था, उस वक्त सर्दियाँ थीं। अच्छा। और सूडो क्रीम का एक इंग्रेडिएंट होता है जिंक। जिंक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों के नैपी रैश में भी आपका स्किन बैरियर ब्रीच हो जाता है ना, तो सूडो क्रीम में एक जो इंपॉर्टेंट उन्होंने इंग्रेडिएंट डाला हुआ दैट इज जिंक, और बाकी सारा मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं उसमें। तो जैसे ही आप लगाते हैं आपका स्किन बैरियर कंप्लीट हो जाता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल के मौसम में सूडो क्रीम काम नहीं करेगी, आजकल तो ऑलरेडी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऑयली स्किन हो जाती है। हाँ। तो वो बताया गया था उस मकसद में जहाँ पे आपकी एड़ियाँ बहुत फटी हुई होती हैं, पाँव की स्किन बहुत रफ हो जाती है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताइए पाँव को ठीक करने का तरीका, तो मैंने कहा सूडो क्रीम जो होती है वो आप रात को झावा लेके अच्छे से वॉश करके और उस पर सूडो क्रीम लगा के, तो एक आती है केरोसिन ऑयल की क्लिंग फिल्म आती है, जिसे हम अपने डोंगे वगैरह ढांपते हैं, ठीक है, तो वो लगा लें। उससे ये बहुत अच्छा नुस्खा है आपके पाँव की एड़ियाँ ठीक करने का। सही। तो हाँ, कुछ लोग लगाते हैं, फेस के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन सर्दियों में लगाएं, और जिनको बहुत ड्राइनेस होती है वो लगा सकते हैं। लेकिन समटाइम्स इसमें एक और चीज़ होती है जिससे थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। तो कुछ लोग उससे एलर्जिक होते हैं, जो कि मैं भी हूँ, तो इसलिए फेस पे लगाते हुए बड़ा ध्यान से लगाएं, पहले उसको अच्छी तरह अपने हाथों पाँव पे चेक कर लें कि आप उससे एलर्जिक तो नहीं है। अदरवाइज सूडो क्रीम इज़ गुड क्रीम आपके पाँव के लिए। अच्छा, ये फेस के लिए नहीं, अगर लगानी भी है तो सर्दियों में लगाएं या ड्राई स्किन या जिनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है वो लगाएं। इस ह्यूमिडिटी वाले वेदर में तो बिल्कुल भी ना लगाएं, वो कुछ और ही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। वो आप अपने स्किन के साथ उसका बैरियर और भी ज्यादा खराब कर देंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो टिकटॉक पे नजर आ रही है, जो इंस्टाग्राम पे नजर आ रही है, फेसबुक पे नजर आ रही है, उसको खुदारा यूज ना किया करें। नाहिद ने हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। ये जी लाइन ड्रॉप हो गई है। नाहिद, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकती हैं। अच्छा, ऐसे मौसम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो हम बता देते हैं कि ये वाली चीज़ें यूज़ करें, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं यूज़ करनी चाहिए, खासतौर पर स्किन से रिलेटेड? यही एक आपने बात कर ली कि आपने कोई भी एक्लूसिव मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना। एक्लूसिव मॉइस्चराइजर का ये मतलब है जो बहुत थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन में पहले ही इतने ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपने एक ऊपर थिक लेयर लगा दी, आपकी स्किन को सांस ही नहीं आ रहा, ऑक्सीजन ही नहीं जा रही। तो जिनको एक्नी नहीं भी है तो चांसेस होंगे कि एक्नी हो जाए। ठीक है। दूसरा, इतनी ह्यूमिडिटी और पसीने वाले वेदर में आप कोई भी नई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। नई प्रोडक्ट से आपको बहुत मसला होगा और एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जिन दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, पसीना आ रहा हो, तो कम से कम प्रोडक्ट्स अपने फेस पे इस्तेमाल करें।
टोनर्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पे छोड़ दें। टोनर्स बहुत इरिटेंट होते अच्छा। हैं, अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो आपकी स्किन की सुपरफिशियल बैरियर को रिप ऑफ कर देते हैं, ख़राब कर सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। सही। तो दूसरा ये कि जितने भी इरिटेंट है, जैसे रेटिनॉल हम बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो आजकल के मौसम में फिर अगेन रेटिनॉल यूज़ करते हुए इरिटेट हो जाती है स्किन। तो कोशिश करें कि रेटिनॉल की बजाय कुछ और एंटी एजिंग एजेंट्स आ चुके हैं, जैसे पेप्टाइड्स हैं, कोलेजन है, इनके सिरम्स हैं बहुत अच्छे, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। रेटिनॉल्स का इस्तेमाल गर्मियों में ख़ास तौर पे हार्श वेदर्स में उसमें ना करें। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने कोलेजन की भी बात की है कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोलेजन में बहुत से लोग खाने वाला कोलेजन भी पाउडर की फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो खाने वाला ज़्यादा अच्छा है या लगाने वाला ज़्यादा अच्छा है? जी, मैं ख्याल में कि लगाने वाले तो कोलेजन जो है एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोलेजन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, वो एज सच आपकी स्किन में से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो जो भी सिरम फॉर्म में आते हैं ना, वो उसके समझिए कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ऐड किए गए होते हैं। इसी तरह जो आपका जनाब खाने वाला कोलेजन या पीने वाले कोलेजन शॉट्स भी आ चुके हैं, तो उसमें भी कोलेजन के पेप्टाइड्स यानी कि अमीनो एसिड्स जिनसे वो मिल के बनता है वो ऐड किए जाते हैं। तो एज सच कोलेजन जाके डायरेक्ट आपकी स्किन में नहीं लग जाता, लेकिन आपके इंटरनल सिस्टम्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल जाते हैं कि वो कोलेजन बना सकें। वो ज़रूरी नहीं कि आप कोलेजन पाउडर से ही लें, आप वो अपनी ब्रॉथ में से भी ले सकते हैं, जो जैसे पाए होते हैं, पाए या कहते हैं बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा कोलेजन का एक सोर्स है। तो खाने वाली चीज़ों से आप कोलेजन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल वे है। लेकिन आजकल चूँकि ट्रेंड है कि नहीं जी हमें कोलेजन शॉट्स चाहिए, या फिर पाउडर भी आजकल बहुत ज़्यादा आ गया ना, हर किसी ने अपना निकाल लिया हुआ है कोलेजन पाउडर। बिल्कुल। तो डेफिनेटली अगर आपका प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा नहीं, आप 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नहीं ले रहे डेली, तो फिर आप एज ए सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा होता है वैसे? बिल्कुल फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी डाइट में इतना प्रोटीन नहीं होता, हम ज़्यादा चंक कार्ब से ले रहे होते हैं, तो हमारी प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं होता। जब तक प्रोटीन पूरा नहीं होगा कोलेजन नहीं बनेगा। तो जो लोग ज़्यादा चिकन या फिश या अंडे नहीं खाते, तो वो कोलेजन को एज ए सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो जाती है? देखिए 2 स्कूप्स ही होते हैं ना दिन में, 2 स्कूप्स ही आपने लेने हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो अच्छी नहीं है, तो दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। बहुत ज़्यादा लेने से ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल जवान हो जाएंगे। टॉक्सिसिटी बिल्कुल हर ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है। लेकिन अब कोलेजन कब लेना चाहिए? मतलब 20s में लेना चाहिए, आफ्टर 30 लेना चाहिए, आफ्टर 40 लेना चाहिए? रिकमेंडेड क्या है उसकी एज ब्रैकेट? जी, 25 ईयर्स के बाद आपका कोलेजन जो है ना ईयरली 2% के हिसाब से गिरना शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद जब आप 45 को हिट करते हैं, तो उसके बाद इसकी रफ्तार और भी तेज़ी से हो जाती है कि एकदम से कोलेजन जाना शुरू हो जाता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप अपना प्रोटीन कंटेंट यानी कि 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स आपने डेली लेना है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो फिर आप सप्लीमेंट साथ ले सकते हो। तो 25 ईयर्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। 25 ईयर्स से पहले इतना कुछ रिकमेंडेड नहीं है फॉर स्किन। ठीक है। वैसे आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या मसल मास इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एक अलग स्टोरी है। ठीक है, मतलब 25 इयर्स के बाद आप लेना शुरू कर सकते हैं कोलेजन सप्लीमेंट्स। अगर आपकी प्रोटीन की जो पोर्शन है वो सही नहीं है तब आप इंक्लूड कर सकते हैं, वरना अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, आपकी डाइट बहुत अच्छी है और आपको पता है कि आप 15 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना की बुनियाद पर ले रहे हैं, तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। वो बुरी हो जाती है। चलिए शेफ़ आमना की तरफ भी चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ तक हमारी रेसिपी पहुँची है। जी शेफ़ आमना। मैंने वेजिस जो हैं उनको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। वैसे वेजिस जो होते हैं बेक होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेकिंग का नहीं है, तो फिर हमने इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कर दिया है और पकौड़े हमारे बन रहे हैं। अच्छा, पकौड़े हमारे बनने के लिए चले गए हैं। और वेजिस के ऊपर हमने डालने हैं पेपरिका और सॉल्ट, ठीक है, और ब्लैक पेपर। ओके, ये हम डाल के और फिर हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारे बन गए हैं। जब आपने बेक करने हो तो बेक करने से पहले आपने सब चीज़ें उसके अंदर डालनी होती हैं। ये आप मेरे चैनल जो है आमनाज़ फूड कलेक्शन उसमें देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर रेसिपी है। चलें जी, शेफ़ आमना जो है ना वो साथ साथ पकौड़े जो है आलू के पकौड़े बना रही हैं। हम फिर डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं, डॉक्टर कंजा की तरफ। लेकिन एक कॉलर भी हैं जन्नत, जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप
हो गई है, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकती हैं जन्नत। अच्छा, ये प्री मैच्योर एजिंग के लिए डॉक्टर कंजा क्या करना चाहिए हमें? जी, प्री मैच्योर तो नहीं, एजिंग का एक मतलब लाइक हर ख़ानदान में एक जीन्स ट्रैवल कर रही होती है, तो आपकी जीन्स आपको बताती हैं कि आप या करने से पहले जन्नत ने हमें दोबारा कॉल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है, कोई मसला नहीं, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। जी, हम एजिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो एजिंग जो है ना, जीन्स, इसमें हम कहते हैं कि यू आर ब्लेस्ड अगर आप जल्दी एज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जीन्स आपकी डिसाइड करती हैं कि कब आपकी एजिंग स्टार्ट होगी। कुछ चेहरों में एजिंग 30s में भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग 50s में भी बहुत यंग लगते हैं। तो इट्स बेसिकली जीन्स, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक उसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हमने देखा है कि ये आपकी एजिंग को काफ़ी डिले कर देता है। आजकल लेटेस्ट रिसर्च आई है और वो ये कहते हैं कि जिन लोगों का मसल मास एक्सरसाइज की वजह से बहुत अच्छा होता है, उनकी एजिंग बहुत डिले हो जाती है और मतलब लाइक 70s 80s में भी वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं, उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो आजकल इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है कि अपने मसल मास पे काम करें। अगर आप लेट एजेस में भी इंडिपेंडेंट और यंग रहना चाहते हैं तो मसल मास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यंग रहेंगे। एक्सरसाइज करें, बिल्कुल एक्सरसाइज करें और हेल्दी ईटिंग करें, थोड़ा खाएं, पोषण कंट्रोल करें। कहते हैं कि जितना आप थोड़ा खाते हैं ना, तो आपके जो ऐसे सेल्स जो सही तरह से वर्क नहीं कर रहे या ऐसे सेल्स जो कि मतलब ख़राब होकर कैंसरस सेल्स बनने की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें ऑटोफेगी हो जाती है। ऑटोफेगी का मतलब है आपकी बॉडी उनको खुद ही से क्लियर कर देती है। अच्छा। तो थोड़ा खाना, पोषण कंट्रोल रखना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज है। ये दोनों चीज़ें मिलके एजिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। फिर अगर आप फेस एजिंग की बात करें तो उसके लिए हमारे पास बहुत लेटेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, वो उनका सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, उनका सहारा लिया जा सकता है। लेकिन क्या एजिंग को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी हमें ये लाफ लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं, हमारे माथे पे 1-2 लाइन पड़ना शुरू हो गई हैं, तो इसको हम समझें कि ये एजिंग, प्री मैच्योर एजिंग की तरफ जा रहे हैं हम? हाँ जी, या ये ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है ना, बहुत से लोग डिहाइड्रेशन भी होती है उनको। जी, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, आपकी एक्टिविटी, आपकी डाइट, आपकी हाइड्रेशन, लेकिन बहुत सारा फेस स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। लाइक अगर हम देखते हैं अक्सर लोगों को जिनको लाफ लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, तो हम देखते हैं उनकी मदर को कब लाफ लाइन बनी थी। अच्छा। स्ट्रक्चर है कि राउंड फेस है, हैवी चीक्स हैं, तो लाफ लाइन जल्दी बनेगी। कुछ लोगों का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनको लाफ लाइन नहीं बनती, वो 50-60s में भी चले जाते हैं क्योंकि उनके हैवी चीक्स नहीं है, उनकी जॉ लाइन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स ऑल अबाउट जीन्स एंड योर स्ट्रक्चर कि कब एजिंग आएगी और किस चीज़ को किस तरह से डील करना है। उसके लिए हर तरह के वेज हैं अब, तो आप एजिंग को ना सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। उसको ट्रीट भी अब कर सकते हैं। लेकिन ये प्री मैच्योर एजिंग में ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट होता है फिर? ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट होता है? हाँ। ये बहुत इंडिविजुअल बेस्ड है। अच्छा। कुछ लोगों को हल्की सी भी लाइन कहीं नजर आ जाए और तो वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको उसी वक्त ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। और कुछ लोग बहुत लेट ये सारी ये यहाँ पे फ्राउन लाइन्स, क्रो फीट सब बन चुके होते हैं और वो जब वॉक इन करते हैं तो वो किसी और चीज़ के लिए करते हैं क्योंकि इनका कुछ करा लें, ये भी ठीक हो सकते हैं। तो इट्स ऑल, मेरे ख्याल में ये पर्सनल आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप कब अपने आप को एज्ड फील करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एज इज़ जस्ट नंबर। आपके दिल से आपको यंग होना चाहिए, बाकी तो मेरे ख्याल में कि इट्स ऑल अबाउट पैशन और इंटरनल यूथ। बाहर से तो आप कभी भी ठीक करा सकते हैं, कभी भी सही करा सकते हैं, वो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब अपने आप को जवान दिखाना चाहते हैं दोबारा से। एग्जैक्टली। आप अपने बारे में कितना सोचते हैं। अच्छा, हम लोग ना ख़वातीन जो हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक्स यहाँ पर स्किन केयर के ऊपर पैसे लगा रही होती हैं जी। ख़ास तौर पर डॉक्टर कंजा जितने भी आजकल सीरम्स आ रहे हैं कि जी AM में ये अलग से बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो हमने यूज़ करनी है, PM में ये अलग से बॉटल्स पड़ी हैं जो हमने यूज़ करनी है, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं सीरम्स, आपको भी पता है। अच्छा, अब कुछ सीरम्स की मुझे लगता है बहुत हाइप है, एमी की हाइप है, शायद उनकी कोई ऐसा ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे ही है। तो ऐसी कौन से सीरम्स हैं जिनको अगर हम नहीं भी लगाएंगे ना, जिनके ऊपर नहीं भी अगर हम पैसे खर्चेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका, मतलब वो ठीक है? जी, मुझे लगता है सीरम उस वक्त आते हैं जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे ओपन पोर्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेटेड सीरम्स हैं, या जैसे अभी पिगमेंटेशन की हम बात कर रहे थे कि दानों के दाग रह गए हैं,
उसके लिए विटामिन सी के सिरम्स हैं, या इस तरह ब्राइटनिंग अल्फा आयोबिटिन कोजिक एसिड के अच्छा। सिरम्स हैं। तो जब किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसको उस वक्त इस्तेमाल करें। लेकिन बेसिक नीड जो है वो आपकी एक सन ब्लॉक है, एक सही। मॉइस्चराइज़र है, सही। ये कोई एंटी एजिंग एजेंट है। जब भी आप 30s को क्रॉस करते हैं तो रेटिनॉल या कोलेजन पेप्टाइड्स की शक्ल में कुछ एंटी एजिंग, ये बेसिक नीड्स हैं। इसके अलावा ये जो मल्टीपल सीरम्स, नाइसिनामाइड, जिंक, AHP, ये एग्जैक्टली ये इस तरह से रिक्वायर्ड नहीं मतलब है। सुबह में आपने स्टार्ट करना है जी, टोनर लगाना है, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, कोई जी। पेप्टाइड लगाना है, फिर आपने विटामिन सी लगाना है, उसके बाद कुछ और एक और सीरम लगाना है, फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, देन आपने जाके अपना जो है ना वो सन ब्लॉक लगाना है। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम स्किप कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी स्किन जी, को? आप ऐसे करें कि जो आपका मॉइस्चराइजर और हाँ, सन ब्लॉक है ना, हाँ। अब सन ब्लॉक में ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें सही। ही मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी हो सकता है, उसी में हाइलुरोनिक एसिड भी हो सकता है, उसी में विटामिन सी भी कंबाइंड आते हैं। अच्छा। तो आप कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे। आपने कीप इट सिंपल, जितना आप इसको सिंपल रखोगे ना उतना इफेक्टिव होगा ये। इफेक्टिव होगा और उतना ही अच्छा होगा, उतनी स्किन इरिटेट नहीं होगी। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे बहुत ड्राई स्किन है और साथ सन ब्लॉक भी चाहिए और साथ में थोड़ा सा पिगमेंटेशन का इशू है, तो आपको विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और साथ में सन ब्लॉक, ये एक ही चीज़ में मिल जाएंगे। अच्छा। तो बजाय कि लेयरिंग करते जाएं, एक ही प्रोडक्ट लें जिसका pH एक होगा, जो इरिटेट नहीं करेगी। Okay. एक तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मिक्स एंड मैच करने से, लेयरिंग करने से वो pH का इतना डिफरेंस हो जाता है तेजाबियत का कि वो आपकी स्किन का बैरियर कहीं ना कहीं जाके ब्रीच कर देता है। Okay. तो कीप इट सिंपल एज पॉसिबल। जितनी कम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना आपकी स्किन के लिए बेटर है। वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आजकल ग्लाइकोलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जी वो सही है इस मौसम में भी यूज़ करना? जी, आप समझें कि पहले जैसे हम फिजिकल स्क्रब्स यूज़ हाँ करते जी। थे, तो ये उसका ऑल्टरनेटिव है, ये अच्छा। केमिकल स्क्रब है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि आपने फ्यू मिनट्स के लिए 2 to 3 मिनट्स के लिए बस ग्लाइकोलिक एसिड पी लगाना होता है, और ये वंस अ वीक होता है। ओके। ये समझें कि आपकी एक्सफोलिएशन है, कि आप सुपरफिशियल डेड लेयर को उतार रहे हैं ताकि नीचे से फ्रेश स्किन निकल आए। ओके। तो इट्स लाइक अ स्क्रब। तो ठीक क्योंकि है। फिजिकल स्क्रब्स जो हैं वो आपके स्किन बैरियर को ब्रीच कर देते हैं, तो उसको ठीक है। करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक केमिकल पील के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो शेफ़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है शेफ़ रेसिपी आमना? का जी बिल्कुल। ठीक है जी, अभी मैंने ब्रेक पर जाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजा कि आप आई और